हेलो बच्चों, राधे राधे। कल की वीडियो में किया था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज के इस लेक्चर में करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरू करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी किसी ऐसे माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक कैपिटल के है। वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बनाएं जिनके बीच की दूरी 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम आवेश प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें, आवेश माइनस Q के कारण ज्ञात कर लें और दोनों का वेक्टर सम कर लें। इसके लिए सबसे पहले आवेश प्लस Q से बिंदु P की दूरी क्या होगी? ये डिस्टेंस O से B तक कितना हो गया? L। O से A तक कितना होगा? ये भी L। ये डिस्टेंस R है तो ये डिस्टेंस कितना हुआ? पाइथागोरस थ्योरम से OPV में √r² प्लस L²। आवेश माइनस Q से बिंदु P की दूरी क्या होगी? आवेश माइनस Q से भी √r² प्लस L² होगी। आवेशों माइनस Q व प्लस Q से बिंदु P की दूरी AP बराबर होगी BP और इक्वल होगी √r² प्लस L²। आवेश प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना E1 है तो E1 की दिशा क्या होगी? प्लस आवेश से दूर की ओर। बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के अनुदेश आवेश प्लस Q से दूर की ओर होगी। ये E1 की डायरेक्शन होगी। E1 का मान क्या होगा? आवेश प्लस Q के कारण P पर तीव्रता E1 1/4πε0 के Q/BP²। और BP का स्क्वायर कितना हो गया? 1/4πε0 के Q/BP कितना है? √r² प्लस L²। इसका स्क्वायर किया तो r² प्लस L²। इसकी दिशा क्या होगी? BP के अनुदेश। BP के अनुदेश होगी। आवेश माइनस Q के कारण कितनी होगी? आवेश माइनस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4πε0 के Q/AP का स्क्वायर। AP कितना है? √r² प्लस L²। तो स्क्वायर कितना हो गया इसका? r² प्लस L²। डायरेक्शन क्या होगी? बिंदु A पर स्थित
ऋणावेश है, माइनस क्यू है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ऋणावेश की ओर होती है। ये डायरेक्शन होगी E2 की, तो E2 की दिशा हो गई PA के अनुदेश। E1 और E2 के मान देखें। E1 और E2 दोनों के मान, परिमाण दोनों के कैसे हैं? समान हैं, लेकिन दोनों की दिशाएं कैसी हैं? भिन्न भिन्न है। E1 और E2 की दिशाएं भिन्न भिन्न है। तो यहां हम E1 और E2 को घटकों में वियोजित कर सकते हैं। घटक कौन कौन से होंगे? एक तो इसको AB के समांतर और AB के लंबवत वियोजित कर सकते हैं। E1 का AB के समांतर घटक कितना होगा? हमने ये मान लिया कि इस एंगल का मान थीटा है। कोण थीटा मान लिया इसे, तो ये कोण भी कितना होगा? ये भी थीटा होगा, संगत कोण हो गया। तो E1 का AB के समांतर घटक कितना होगा? ये घटक E1 cos थीटा होगा। AB के लंबवत घटक कितना होगा? AB का E1 sin थीटा होगा। ये कौन थीटा है? ये AP और BP दोनों भुजाएं समान है। AP बराबर BP √r² + l² है। इस कोण का मान थीटा है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कैसे होते हैं? समान होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस कोण का मान भी थीटा होगा। और जब ये कोण थीटा है तो इस कोण का मान भी कितना होगा? ये भी थीटा ही होगा, ये थीटा होगा। तो E2 को AB के समांतर वियोजित करने पर ये कितना आएगा घटक? ये E2 cos थीटा होगा। और E2 का ये घटक कितना होगा? AB के लंबवत, ये E2 sin थीटा होगा। E2 का ये घटक E2 cos थीटा होगा और AB के लंबवत घटक क्या होगा? E2 sin थीटा होगा। E1 और E2 के परिमाण कैसे हैं? समान है। E1 E2 समान है, तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो कि AB के लंबवत घटक हैं, ये तो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है। और जब ये बराबर और विपरीत हैं तो ये एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तो नेट तीव्रता क्या होगी? बिंदु P पर परिणामी तीव्रता AB के जो समांतर घटक हैं E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, इन दोनों के योग के बराबर होगी। तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी? दिशा AB वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर है और किधर है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा अक्ष के समांतर होगी, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के समांतर होगी और धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। E1 और E2 के मान रख लें, सिंपल मैथमेटिक्स है, इससे आगे। E = E1 की वैल्यू है 1/4πε0 के Q/r² + l² cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E2 कितना है? 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस थीटा, E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉमन हो गया, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो गया 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात कर लें। कॉस थीटा कितना होगा, कोई सा भी ट्राइंगल ले सकते हैं, ओ ए पी ले लें चाहे पी ओ बी ले लें। कॉस थीटा ये एंगल थीटा, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है L, हाइपोटेनियस क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर लें तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2 कॉस थीटा की वैल्यू L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL अपॉन अंडर रूट अर्थ आधी पावर हाफ, और ये 1 पावर 1 प्लस हाफ कितना हो गया 3/2 पावर, होल पावर 3/2। ये क्या है 2QL क्या है, ये तो P है। P क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण। कल की वीडियो में पूरा समझाया था 2QL क्या है, P है, वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण है। वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण और बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव का घूर्ण कहते हैं। ये वैल्यू पुट कर दें इसमें तो E इक्वल टू कितना आ गया 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। वैद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, बीच की दूरी 2L बहुत अल्प होती है, बिंदु P काफी दूर है, बिंदु P दूर है जिसकी डिस्टेंस कितनी है R है। तो यदि L वेरी वेरी लेस देन R तब L स्क्वायर को क्या कर सकते हैं नगण्य मान सकते हैं। L स्क्वायर को नगण्य माना जा सकता है। L स्क्वायर को नगण्य मान लें, इसमें क्या बचा E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपॉन L स्क्वायर नगण्य हो गया, ये R स्क्वायर बचा, R स्क्वायर की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा R3। ये होगा फॉर्मूला। न्यूटन प्रतिकूला। निर्वात अथवा वायु के लिए K का मान क्या होता है तो 1 होता है। जब K का मान 1 होता है तो फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3। यहां से ये स्पष्ट हो गया
कि ई दूरी के क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या है? दिशा डायरेक्शन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, यह परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा है। और यह दिशा कौन सी है? द्विध्रुव की अक्ष के समांतर है। तो दिशा क्या होगी? द्विध्रुव की अक्ष के समांतर किधर है? धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। धन आवेश से ऋण आवेश की ओर है। कल कराया था अक्षीय स्थिति में तीव्रता क्या होती है? ई अक्षीय वाला रिलेशन किया था तुमने कि 1/4πε0 ये 2p/r³ होती है। आज किया तुमने निरक्षीय स्थिति का, तो ई की वैल्यू निरक्षीय स्थिति में क्या आई? 1/4πε0 p/r³। जरा डिवाइड करके देखना दोनों को, क्या आएगा? ई अक्षीय अपॉन ई निरक्षीय इक्वल टू 2 आ गया सिंपल। 1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल, p अपॉन या आर स्क्वायर लिख गया है, r³ होता है, r³। p अपॉन r³ से p अपॉन r³ कैंसिल हो गया, 2 बचा। सिंपल रिलेशन क्या आ गया कि E अक्षीय इक्वल टू 2 इंटू E निरक्षीय। दोनों के बीच संबंध आ गया, अक्षीय में और निरक्षीय में। अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर तीव्रता निरक्षीय स्थिति में तीव्रता की डबल होती है। कल की वीडियो में इसके न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। थैंक यू।